सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 19th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो यार इस वीडियो में बेसिकली हम लोग टर्म 2 का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज किया है उसकी एनालिसिस कर रहे होंगे कि पेपर के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं आपसे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से चीजों को तैयार करें, कौन कौन सी बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को लगाते हैं तो आपके स्कोर बेस्ट आने के चांसेस हैं। तो बहुत ही डिटेल में यार चीजों को देख रहे होंगे। सॉल्यूशन वीडियो अगर आपकी रिकमेंडेड होगी, अगर डिमांडेड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो सॉल्यूशन भी फुल डिटेल्ड वे में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। बट ये ओवरऑल वीडियो आपकी सिर्फ एनालिसिस वीडियो है जिसमें आपको पूरी की पूरी एनालिसिस मिल रही होगी कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, बेसिक से क्वेश्चन है या फिर थोड़े से अपर साइड से क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को यार इस पीडीएफ का लिंक चाहिए बेसिकली, ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट पीडीएफ की भी लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको रिकमेंडेड है, आपकी नीड है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं हम लोग एनालिसिस की। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, कितने टाइम हो रहे होंगे। अगर सब कुछ सही रहा तभी आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन होंगे। लाइक आपकी कोरोना जो भी आपकी चीजें हो रही है ना, सब कुछ कंडीशन अगर नॉर्मल रहती है तभी आपके पेपर होंगे। सबसे बड़ी बात ये, अगर होंगे तो सब्जेक्टिव पैटर्न पे, अदरवाइज टर्म 1 और आपकी जो बोर्ड की आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल वाले करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग कर दी जाएगी। तो इसको माइंड में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगले 2 या 3 महीने में आपकी एग्जामिनेशन में भी हो तो ऐसी प्रिपरेशन आपको रखनी है। इसके अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है, बेसिकली ये हमें कुछ डिटेल्स देने की कोशिश की गई है सीबीएसई की तरफ से कि पेपर का पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ मार्क्स इतने ही होंगे और आपके जो नंबर ऑफ आवर्स होंगे ये भी इतने ही रहेंगे। और क्वेश्चंस का लेवल में भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस एरर चलता रहता है ना, कुछ प्लस और कुछ माइनस लेवल लेके हमें कंसिडर करके चलते रहना है। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। अगर यहां पे तो टाइम की बात करेंगे तो टाइम के लिए आप ध्यान से अगर देखें तो टाइम 2 आवर्स अलॉटेड है, मतलब आपकी 2 घंटे के पेपर होने वाले हैं। साइंस का मैं यहाँ पे सैंपल पेपर भी आपको दिखा रहा हूं, ऐसे ही मैथ्स के लिए भी आपको बताया जाएगा और एसएसटी के लिए भी बताया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली आप अगर देखें तो 2 घंटे का पेपर है टर्म 2 2021-22 का, ठीक है। इसके बाद पहली चीज, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। द क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन। साइंस के पेपर में बेसिकली 3 सेक्शन में आपका टोटल पेपर डिवाइडेड होगा, जिनमें 15 क्वेश्चंस ओवरऑल आपसे पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए, अब सेक्शन ए जो फर्स्ट सेक्शन है उसके पास टोटल 7 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। पहले सेक्शन में 7 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन बी है 6 क्वेश्चन ईच ऑफ 3 मार्क्स, और बी जो सेक्शन है उसके पास टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको अलॉटेड है। इसके बाद सेक्शन सी, दैट इज लास्ट सेक्शन, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब सिंपली आपसे क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा जाएगा, सिंपल थोड़े 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन बी में 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन सी दैट इज सबसे हाईएस्ट आपका बोला जा सकता है मार्क्स कंटेनिंग आपका। इसके बाद वो क्या है, सेक्शन 2 केस बेस्ड प्रॉब्लम्स, इसमें केस बेस्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी जो हमारी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आप जो भी हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसको अब उस तरीके से करना है कि केस बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना समझ में आए। मतलब उस तरीके की सोच, उस तरीके की एनालिसिस आपको रखनी है कि अगर केस बेस्ड प्रॉब्लम्स आपसे दिए जाए तो आपका एकदम राइट अप्रोच हो उस क्वेश्चन को करने का। क्लियर? इसके बाद आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस का लेवल देखते हुए चलते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल आपसे क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो मैं यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए इसके बाद अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दैट इज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का आपको पता है। सिलेबस अगर नहीं पता है तो सिलेबस भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे टर्म 2 का चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं कमेंट बॉक्स में, अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आई विल पिन, है ना, मैं उसको पिन कर दूंगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है कुछ, द टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट। एक टेबल बनाया गया है जिसमें एलिमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर उनका गिवन है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहां पे मेटल आप डिसाइड कर सकते हैं, नॉन मेटल डिसाइड कर सकते हैं
कि किसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पे आप उनका कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, वो मेटेलिक कैरेक्टर होगा या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। और जिन बच्चों ने इसकी पढ़ाई अच्छे से करी होगी वो समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा रही है और क्या क्या चीजें हमें इनमें करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ कार्बन। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन के लिए 2, 8 एंड 4 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमें पता है क्या कि जितने भी नॉन मेटल हमें यहां मिल रहे होंगे वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, यहां पर आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है मेटल क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या कर लेते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। बट यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। बहुत ही ऊपर ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी कैटेगरी में यहां पे मैं रखना चाहूंगा, बहुत ही इजी कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चीजें आपसे बहुत ही बेसिक ही पूछी गई हैं, कुछ हार्ड लेवल की चीजें इसमें नहीं पूछी गई हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, तो पहली बात कि क्यों तो नहीं बना रहा होगा। क्यों नहीं बना रहा होगा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, इट विल बिहेव लाइक अ मेटल, और ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाह रहा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन कि उसके भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है बट वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वो एक्सेप्शनल पार्ट है। बट यहां पर दूसरा और क्या, पी तो बना सकता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये शेयरिंग कर सकता है, डोनेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसके बाद आगे की बात करें तो एस के लिए देखेंगे, एस के क्या है भाई, फुल्ली स्टेबलाइज्ड है, ये तो स्टेबल है। ठीक है, ये क्या है तो बोलेंगे ये है भैया स्टेबल कंपाउंड, तो स्टेबिलिटी गेन ऑलरेडी गेन कर चुका है, तो ये रिएक्ट ये भी नहीं करेगा, तो आर विल रिएक्ट। तो बहुत ही इजी कैटेगरी में मैं इस क्वेश्चन को रखना चाहूंगा। उसके बाद कार्बन रिएक्ट विद एलिमेंट इन अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड, हमें पता है किस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से सेवरल कंपाउंड से बनाता है। और सबसे बेसिक अगर कार्बन एंड कंपाउंड्स आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये सबसे बेसिक चीज यही बताई जाती है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत ही इजी कैटेगरी में मैं पहले क्वेश्चन को रखना चाहूंगा। दूसरे क्वेश्चन को ये भी पीरियोडिक टेबल से ही पूछा गया है। द डायग्राम बिलो शोज पार्ट of the periodic table which element would react to form covalent compound। अब देखो यहां पे भी अगर आपको मेटल की आपकी पूरी पता होगी कि मेटल्स किधर होते हैं एंड नॉन मेटल्स किधर होते हैं, तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को भी करने में आपको ज्यादा देर नहीं लग रही होगी। मतलब ये भी क्वेश्चन आप इजी के ही कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत भी आती है, थोड़ी बहुत चैप्टर भी आपने पढ़ रखा है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बेसिकली, विच एलिमेंट विल, ठीक है, तो आपको पता है भाई ये तो करेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये मेटल है। ये मेटल क्या करेगा, डोनेशन का काम करेगा, इट विल फॉर्म आयनिक, है ना, ये क्या करने की कोशिश करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। बट ये दोनों नॉन मेटल है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जो भी बॉन्डिंग बनाएंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बोलेगा भाई कि तुम्हारी दोस्ती मेरी दोस्ती एक दिखावे की दोस्ती होगी कि हमारे बीच दोस्ती है, बट जब मुझे जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन तुम दिखा देना और दूसरा कोई दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखा दूंगा। तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, आपके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे बिटवीन टू W एंड Z। W एंड Z की अगर मैं बात करूं, W एंड Z की बात करिएगा बी वाले क्वेश्चन के लिए, तो विच हैव अ बिगर एटॉमिक साइज या फिर रेडियस, कुछ भी बोल लीजिए, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखियो। ये भी आपको पीरियोडिक ट्रेंड बताया जाता है ना। ये क्या पीरियोडिक ट्रेंड, अगर आपने सुना होगा कभी कि पीरियोडिक ट्रेंड कुछ बताए जाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होगा, साइज का क्या ट्रेंड होगा, है ना, मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन अभी तक जो हमने देखे हैं बहुत ही इजी कैटेगरी में आप इसको रखना चाहेंगे। जो भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी सीरियस होकर अगर आप पढ़ते हो तो यू विल पुट इन इजी कैटेगरी। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तीसरा आपका कुछ तीसरा भी बहुत ही इजी एंड एनसीईआरटी की ही कैटेगरी का है। ठीक है, एनसीईआरटी की ही कैटेगरी का है, तो तीसरा भी मैं इजी कैटेगरी में ही रखना चाहूंगा। ठीक है, बायो में इतना डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बायो में उतनी सारी चीजें भी मैं एनालाइज नहीं कर पाया हूं। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसको ओवर आपको बताते हुए चल रहा हूं। और ये भी देखेंगे तो ये भी हमारा पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही है। और ओवरऑल अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए भी अगर अच्छे से आप रीड करते हैं, तो आप इसका डायग्राम बना के कुछ अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों आप बता सकते हैं बहुत ही अच्छे से।
ये भी क्या है बेटा, तो इसको भी मैं इजी की ही कैटेगरी में रखूंगा तब जब आप एनसीईआरटी अच्छे से, खूब अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन रीड करके बैठे हो तब। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं तो अगला क्वेश्चन भी बायो का ही है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपकी अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में, मीडियम टू इजी ही कैटेगरी में रख रहा हूंगा इस क्वेश्चन को भी। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी और अच्छे से बायो की समझ हो गई हो, सब कुछ समझ में आ रही हो, बायो फील आ रही हो, तो ये क्वेश्चन भी करने में आपको ज्यादा समय नहीं लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए भी सेम आपको 6 क्वेश्चन, दैट इज फिजिक्स का क्वेश्चन है। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। 6 क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के लिए थोड़ी सी मैं डिटेलिंग आपको करते हुए चलूंगा, ठीक है। अ सिंपल मोटर इज मेड इन स्कूल लैबोरेटरी, अ कॉइल इज mounted on an axle between the poles of horseshoe magnet as shows as illustrated, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर कुछ डायग्राम बनाया गया है, और ये डायग्राम आपको हर बार एनसीईआरटी पढ़ो या फिर कुछ भी पढ़ो, आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो ये चीज जरूर पढ़ाता है। और मुझे यही चीज आपसे कमेंट में सुनना है कि यहां पर कौन सा लॉ बन रहा होगा, टाइम स्टैम्प देना, उसके बाद कौन सा रूल हमें यहां पे अप्लाई करना है टू फाइंड आउट दिस फोर्स, ठीक है। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, सॉल्यूशन जब पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा, बट अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि हाँ भैया ये वाला रूल यहां पर लगाएंगे फोर्स लगाने निकालने के लिए, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा हिंट यहां पे दे दूंगा, ठीक है, क्या हो रहा होगा। यहां पर आप देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, ये निगेटिव टर्मिनल है। हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाता है, तो इधर जाएगा, यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, फिर इधर इस डायरेक्शन में, और यहां से वापस इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो नॉर्थ टू साउथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और आपका ये करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो आपको यहां से फोर्स निकालना है इस पे, तो मैं बता दे रहा हूं ये अंदर की तरफ जाएगा, इस वाले पे ऊपर की तरफ। 2 चीजें मैंने बता दी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, और ये भी मैं बोलूंगा कि बहुत ही इजी कैटेगरी में है। मैं मीडियम रखूंगा इन्हीं से, मीडियम तक लेके ही नहीं जाऊंगा, इजी पे ही रखूंगा, क्योंकि हर बार आप अगर छोटा छोटा चीज देखो तो हम ये चीज देखते हैं, ये फिनोमिना पढ़ते हैं कि कैसे वो रोटेट करता है। हम देखते हैं ना कि कैसे वो रोटेट करता है, पूरा का पूरा फिनोमिना ही आपको पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद व्हाई डज करंट इन आर्म बीसी कंट्रीब्यूट द टर्न और फोर्स दिस, क्या करता है बीसी में जो फोर्स लग रहा है, ये वाले आर्म में जो फोर्स लग रहा है, क्या ये कंट्रीब्यूट करता है? तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये करता है एडी और बीसी? कुछ रिलेशन आप जरूर पढ़े होंगे, और ये बहुत ही बेसिक रिलेशन है, इसमें बहुत ही बेसिक रिलेशन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा अपना नॉलेज यूज करने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये अपना अगला भी सोलेनॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अ सर्किट कंटेन अ बैटरी, अ वेरिएबल रजिस्टर एंड अ सोलेनॉइड, द फिगर शोज बिलो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ठीक है। ये कुछ फिगर आपकी मैग्नेटिक पैटर्न को दिखा रहा है, और हमने देखा है कि सोलेनॉइड, अगर आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो दैट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, ये चीज आपने पहले पढ़ी होगी। तो जो भी फील्ड लाइंस इससे बनती हैं वो किसकी तरह बनती हैं, आपकी बार मैग्नेट की तरह। तो अगर पोल की मैं छोटा सा क्वेश्चन, जो कि इसमें नहीं पूछा बट मैं बोलूं कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, तो कमेंट करके बताओ कि अप को अप कौन सा होगा, अप डैश, एंड डाउन डैश कौन सा पोल होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब भैया ये पोल होगा, नीचे वाला ये पोल होगा, ठीक है। चलो इसके बाद बाय द करंट इन सोलेनॉइड, पहली चीज क्या बतानी है, ए स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, और ये भी चीज आपको बताई जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि कहां पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी और कहां पर कम होगी। फील्ड लाइंस जहां क्लोजर होंगी वहां क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और जहां पर फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर होंगी वहां पर स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इसके लिए सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि लिखने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, और वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बट यहां पर कैटेगरी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये भी फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज वी शुड पुट इन इजी कैटेगरी। चलो बी वाले ऑप्शन की बात करो, व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इन सर्किट इज रिवर्स्ड, और ये भी यार है ना बहुत ही बेसिक। अगर आप अच्छे से बस ओवरव्यू एक देख लेते हो, जो भी लेक्चर्स मैंने खुद करा रखे हैं, या फिर अगर आप ओवरऑल एनसीईआरटी भी बहुत ही अच्छे से ऊपर ऊपर अच्छे से पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बहुत ही अच्छे लेवल पे मैं इसको बोलना चाहूंगा।
चलो इसको इजी कैटेगरी में ही इस क्वेश्चन को भी आप रखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, DDT was spread in a lake regulated breeding of mosquitoes. How would it affect trophic level of the food chain associated with a lake? Justify your answer। ठीक है, तो ये भी बेसिकली बहुत ही स्टार्टिंग और बहुत ही आराम से क्वेश्चन, इजी कैटेगरी में ही इसको भी मैं रखना चाहूंगा। दोनों क्वेश्चन को भी इजी टू मॉडरेट में ही मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ही बस आपको समझने का क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर समझदारी है, थोड़ा समझने लगते हो तो ये भी क्वेश्चन आप कर ही ले जाओगे अच्छे से। चलो इसके बाद बस थोड़ा सा देखो, बायो में क्या है कि आपके जितने भी बायो के क्वेश्चंस है उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बहुत ही एग्जैक्ट देना है, और आप इसके आंसर्स भी सीबीएसई ने अपलोड करके रखे हुए हैं, बट उन्होंने वहां पर बहुत ही डिटेलिंग में दिखाया कि आपको कितनी चीजें लिखनी है और कितनी चीजें स्किप करनी है। तो जितनी चीजें उन्होंने बोली है बस उतने पे ही ध्यान लगाइएगा, उससे ज्यादा दिमाग आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा देख के आप एक्यूरेसी देखो कि आपको कितनी सारी चीजें लिखनी है और कितनी सारी चीजें स्किप कर रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं आप। सेक्शन बी में 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन बी में 8वां क्वेश्चन हमारा फिर से कहां से है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, और हाँ कार्बन एंड कंपाउंड नहीं, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। ठीक है, डायमंड देके मुझे लगा कार्बन। चलो, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड थी, तीसरे पीरियड से कुछ आपको एलिमेंट जो कि हमें क्या कंसिडर करना है, सिर्फ पीरियड 3 के एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस डिस्क्रिप्शन बिलो इन ईच इंस्टांसेस गिवन योर चॉइस। देखो पीरियड 3 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डायमंड की तरह स्ट्रक्चर बना सके, मतलब जो भी बॉन्डिंग हो सके किसकी तरह हो सके, डायमंड की तरह हो सके, उसकी कैपेबिलिटी किसकी तरह हो, डायमंड की तरह हो। तो हमें पता है डायमंड के लिए कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बोलेंगे कि 2 और 4 इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड 3 में ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में, दैट विल बाइंड सिमिलर टू डायमंड, है ना, क्योंकि उसके पास 4 ही हाथ होंगे, 4 ही प्लेस है उसके पास बॉन्डिंग करने के लिए। तो वो जैसा डायमंड बॉन्डिंग करके बैठा है वैसा ही बॉन्डिंग वो भी कर रहा होगा। इसके बाद इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 1, आउटर मोस्ट में जिसके 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो हो जाएगा सोडियम। बहुत ही बढ़िया, देखो फिक्स क्या कर दिया गया ना, हमें ये चीज फिक्स कर दी गई है कि सिर्फ पीरियड 3 से उठाना है। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इट हैज वेरिएबल वैलेंसी ऑफ इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप अगर पीरियड 3 से 16 अगर आपको याद होगा तो आप आराम से बता देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली ये होती है, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसमें अगर 8 और जोड़ दोगे तो आप कौन से वाले में आ जाओगे, जस्ट इसके बाद वाले फैमिली में, और पीरियड नंबर 3 में आ जाएंगे। पीरियड नंबर 2 ये होता है अपना। ठीक है, पीरियड नंबर 2 में ऑक्सीजन आता है, और पीरियड 3 में क्या आ जाएगा, तो ये सल्फर आ जाता है। जस्ट 8 जोड़ने के बाद आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो क्या करता है SO2 भी बनाता है, और क्या बनाता है SO3 भी बनाता है, दोनों। तो दिस विल बी सल्फर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9th की। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ठीक है, तो पहली बात देख लो कि एल्कीन है या एल्केन है, एल्काइन क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, CnH2n दिख रहा है, मतलब एल्कीन है हमारा। ठीक है, एल्कीन है। इसके बाद ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच, ये आप थोड़ा सा इसको बनाना आना चाहिए, तो इसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस। और ये आपने देखा है कि जब किसकी वेरिएशन हो, CH2 का वेरिएशन हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, और काफी प्रॉपर्टीज हैं जो कि होमोलोगस की कैटेगरी को बताती हैं, तो ये इसलिए मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रख रहा हूं, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, कि हर एक चीज बहुत ही बेसिक से याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, और आप इस वाले में तो जस्ट एल्कीन बना के देख लो, आपके सिंपली स्ट्रेट चेन बनेगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक बनेगा, और दूसरा यहां पर डबल बॉन्ड ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आपकी ब्रांच चेन बन जाएगी, यहां पर इसको, इस वाले को यहां पर रिमूव करके लगा लो। और कोई बन पा रहा होगा क्या, तो बोलेंगे और कोई नहीं बन पा रहा होगा, और कोई नहीं बन पा रहा होगा क्या, हाँ आई थिंक 3 ही बन रहा होगा। एक ये बनेगा आपका, दूसरा, अच्छा मैं इरेज करके बताता हूँ। ठीक है, इरेज करके, इसको इरेज करके मैं फिर से दिखा देता हूँ। C डबल बॉन्ड C 4 हो गया, इसके बाद C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर C, बस मुझे लग रहा है 2 और 3 ही बन रहे होंगे आई थिंक, है ना। C4H8 तो हमारा एल्कीन ही होगा,
तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, एक यहाँ पर दे दिया हमने, एक यहाँ पर दे दिया, इसके बाद और कोई भी लोगे यहाँ पर लोगे तो अल्टरनेट हो जाएगा, तो सेम। और इस केस में यहाँ पर और कहीं भी कार्बन लगाओगे तो अल्टरनेट, बहुत बढ़िया, ठीक है, 3 बन रहा होगा। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखो है तो बहुत ही मतलब थोड़ा सा आइसोमेरिज्म, अगर आप डीप में चले जाए आइसोमर्स बनाना तो काफी लेवल अच्छा दिया जा सकता है, मतलब अगर इससे क्वेश्चन और इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तब लेवल आपका इंक्रीज कर जाएगा। बट अभी जिस लेवल पे पूछा गया है आप वो आराम से कर सकते हो, उतना तो आप आराम से कर सकते हो। अ कार्बन हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। C2H6O अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये क्या मिल रहा होगा, अल्कोहल मिल रहा होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से और O की मदद से ना तो कीटोन बना पाएंगे आप, ना ही एल्डिहाइड बना पाएंगे, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मैच करेगा तो सिंपली आपकी अल्कोहल ही बन रहा होगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद आइडेंटिफाई ए, आपको ए बनाना है तो ए तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने बता दिया, अल्कोहल बना लो, इथेनॉल बनेगा आपका। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये अगर यहाँ आप देख रहे हो तो आपको ऊपर भी मिला था इधर ही कहीं पर ये, तो आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके इसको सीख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये में भी आपके मेन एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस, आप CH2 ऐड करते जाइए 2 और आपके होमोलोगस मिल जाएगा। मतलब होमोलोगस आपके जितने भी प्रॉपर्टीज होमोलोगस से रिलेट करके हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। और अगला क्वेश्चन दैट इज 2 pea plants, one with round yellow seeds RRYYY and another with wrinkled green small RRYY seeds produce F1 propagani that have round yellow R small r, बहुत बढ़िया seeds। When F1 plants are self-pollinated, which new combination of character is expected in F2? और ये भी बेसिक ही है, बट इसको मैं चलो बेसिक टू मॉडरेट में रख दे रहा हूं, क्योंकि आपकी कॉम्बिनेशन अगर गड़बड़ाई तो ये क्वेश्चन गड़बड़ाया, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं पूरे के पूरे बेसिक से ही हैं, बहुत ही ऊपर से नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल से पूछ दिया जाएगा, बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्टार्टिंग से ही चीजें पूछी जा रही। तो प्रिपरेशन आप उसी तरीके की रखने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन, इट वुड कॉस्ट अ 3.5 टू बाई अ 1 किलोवाट आवर, एक सेकेंड, 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बोला गया है और उस पर्सन के पास जनरेटर है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 किलोवाट है और वो प्रोड्यूस कर सकता है एनर्जी मैक्सिमम कब तक, 3 घंटे तक ही प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद उसकी एनर्जी लॉस होने लगेगी। इसके बाद हाउ कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाई सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिकल बोर्ड। तो सिंपल आप देखोगे 1 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से ही आपसे पूछा गया है, तो मतलब आप इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। सिंपली देखो आपका जो जनरेटर है वो मैक्सिमम 2 आउटपुट दे सकता है 2 किलोवाट का, और मैक्सिमम कितने घंटे तक ये, तो टोटल आप कितना एनर्जी ले सकते हो, तो 2 × 3 दैट इज 6 किलोवाट पर आवर, ठीक है, इतना आप ले सकते हैं। बस आपको पता है भाई कि 1 किलोवाट के लिए 350, तो 6 के लिए कितना, 6 × 350, आपका एक नंबर डन। इसके बाद अगले वाले में देखो, अ स्टूडेंट बॉयल्स वाटर इन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट तक करता है, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, मतलब आप मेन सप्लाई नहीं बदल रहे हैं। ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, टू डू सो व्हाई शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो यहां पर अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो आपसे बोला गया है क्या कि मेन सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, मतलब वोल्टेज सोर्स जो है आपका वो नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है भाई, आपको करना क्या है, हीट बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप जितना हीट बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना टाइम ही रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसा हीट ज्यादा दे दोगे तो बॉइल जल्दी कर जाएगा। तो उसके लिए आपका V²/R × T होना चाहिए, ठीक है, क्या आपका पावर V²/R होना चाहिए, और जितना ज्यादा पावर आप दोगे उतना जल्दी वो हीट कर जाएगा। तो उसके लिए आपका पता है कि वोल्टेज तो सेम रखा है आपने, मेन सप्लाई आप बदल नहीं रहे हो, तो आप बदलना क्या है, R, और R जितना कम रखोगे, R जितना कम रखोगे उतना ही पावर ज्यादा होगा, और R जितना कम रखना उसके लिए लेंथ क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है R = ρL/A, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जैसे आप इंक्रीज करेंगे आपकी वो बढ़ता जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको हिंदी में अपने आप से एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अपना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या गिवन है, इन द अबव सर्किट द करंट लीडिंग इन एमीटर 2 व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1, ये भी आपसे पूछा गया है।
सिंपली मैं करा देता हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग करोगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला तीनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है तीनों, और उसके बाद इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इनसे और इनसे क्या आएगा, दोनों सीरीज में आएगा। ठीक है, सीरीज में आएगा, और आपको करंट पता है कि इसमें करंट जा रहा है, दैट इज आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और आपको वोल्टेज पता है तो ओम्स लॉ लगा लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर नेट, और यहीं से आपका आर नेट की वैल्यू क्या आएगी, आर नेट की वैल्यू आएगी V अपॉन आई, और यहीं से आपका आर नेट से ये R1 की वैल्यू निकल रही होगी। ठीक है, यहीं से आपकी वैल्यू निकल रही होगी। तो ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट मैं अगर करना हो तो बता सकता हूं कैसे आपकी चीजें हो रही होंगी। तो अगर मैं बताऊं तो मैं बता भी सकता हूं, देख लो कैसे। इनकी बात करूं, अगर मैं इन दोनों की मैं अगर बात करूं तो 5 इंटू 10 अपॉन का 15, तो यह आ गया 10 अपॉन 3, और इनके प्लस R1 है। ठीक है, 10/3 आपका इन दोनों का आ गया, और R1 ये है, तो 10/3 इंटू R1 अपॉन 10/3 प्लस का R1 हो जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों का आ गया, और प्लस क्या आएगा, 6 + 6, ये आ गया आपका नेट रेजिस्टेंस। और नेट रेजिस्टेंस टोटल कितना है ये, तो इसको कट दो, तो 10R1 अपॉन 10 + 3R1। ठीक है, और प्लस का 12 मस्ट बी इक्वल टू, ये आर की वैल्यू है, आर नेट की वैल्यू है ये टोटल, आर नेट की वैल्यू, और वी क्या है 30 है, आई कितना है 2, तो ये कितना आ गया, दैट इज 15 आ गया। ठीक है, 15, तो 12 उधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3। ठीक है, 3, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 10R1 इज इक्वल टू 30 प्लस का 9R1, और यहां से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 9, और ये आ जाएगी 30 ओम। ठीक है, अगर आप फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्ट 30 ओम आ रही होगी यहां से वैल्यू। ठीक है, देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, टाइमिंग ज्यादा हो रही है अपनी। अब अगले क्वेश्चन में तो ये भी बहुत ही इजी टू मॉडरेट, चलो मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख देता हूं। ठीक है, मॉडरेट मतलब आप अगर कैलकुलेशन पढ़ पाते हैं तब आप मॉडरेट टू हार्ड में इसको रख देता हूं, बहुत ही ज्यादा पुश करने के बाद अपने आप को। ठीक है, बट वो है इजी ही। ठीक है, चलो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है और टोटल करंट निकालना है। तो पहले आर नेट अगर निकल जाएगा, आर नेट निकल जाएगा तो क्या अब कर लेंगे, आई वी इज इक्वल टू आई आर लगा लेंगे। वी आपको पता है, आर नेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से आई नेट भी आपका क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, दैट इज वी बाई आर का नेट। यही क्या होता है हमारा इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए, यही आपको हर बार कैलकुलेशन यही करनी पड़ेगी। तो देखो ये और ये क्या है, सीरीज में है, तो 6 4 10 हो गया दोनों। फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस तरीके से, ये 10 आ गया, तो ये 10 और ये 10 क्या हो गए पैरेलल में, तो इन दोनों का क्या आएगा, ये 5 आएगा, 7 5 क्या है सीरीज में, तो 12 आएगा। तो आर नेट की वैल्यू क्या आएगी, आर नेट की वैल्यू 12 आएगी, 12 ओम। और यहां से अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो आई मस्ट बी इक्वल टू 24/12 कट के क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर, 2 एम्पियर। बहुत ही बेसिक है, बस आपको पूरा पैटर्न को फॉलो करना है। इसके बाद गैस फाउंड इन द अपर लेयर is deadly poisonous but essential from the living beings. Amount of this gas declined sharply in the 1980s. this और सिंपली अगर आप देख पा रहे हो तो ये किसकी बात की जा रही है, ओजोन की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए कहाँ अपर लेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, जो हमारे लिए अच्छी है भाई, कि हमारे पास रेडिएशंस नहीं आ पाती हैं, वो किल कर देता है, बट हम ही उसे खत्म कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जितने भी यूज करते हो उसे ही खत्म करने में काम आ रही है। ठीक है, तो जितना आप प्रोड्यूस कम कर सकें यार, फ्रिज कम खोला करें, मैं थोड़ी सी आपको सजेशन देना चाहूंगा ये। इसके बाद वाई इट एसेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स, आपको पता है सारी रेडिएशंस को वो रोक रहा है। स्टेज द कॉज ऑफ डिप्लेशन, आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है। ठीक है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, और ये क्लास 6 7 से आप सुनते आते हैं कि ओजोन लेयर घट रही है, हमारे ऊपर खतरा आ रहा है, रेडिएशंस हमारे ऊपर आ रही है, ये 6 7 से आप सुनते हुए आते हैं। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो भी आप बता देंगे कि ऑक्सीजन पे यूवी लाइट रेस का जब इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या करती है, आपकी कंबाइन होकर O3 का फॉर्मेशन करने लगती है इटसेल्फ। ठीक है, चलो इसके बाद अगले वाले पे आ जाइए। तो अगला भी बायो का क्वेश्चन है, और बायो के लिए मैं ज्यादा मैंने बोला डीप में नहीं जाऊंगा, ये भी मॉडरेट की कैटेगरी में इसको रखने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे आगे अंसारी सर डिमॉन्स्ट्रेटेड
अच्छा ये सेक्शन सी है यहाँ से भाई, ठीक है, ये सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं और सेक्शन सी के पहला क्वेश्चन मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखता हूं, दूसरा फिजिक्स का क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अंसारी सर वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद सेटअप एज शोन इन फिगर। कुछ इस तरीके का सेटअप उन्होंने बनाया है, ये स्प्रिंग लगाया है, नीचे मैग्नेट लगाया है और नीचे कुछ ये आप सोलेनॉइड की तरह देख पा रहे होंगे, ठीक है। अ मैग्नेट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट। ये इस तरीके से कुछ आ सकता है, वो हमें पता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो वो फील हो रहा होगा, उस तरीके से कुछ ऊपर नीचे वो हो रहा होगा। इसके बाद ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज इट टू ऑक्सीलेट। अब स्प्रिंग पता है भाई ऑक्सीलेट करेगी, है ना, ये क्या करेगी, ऊपर नीचे ऐसे 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 ऑक्सीलेट करेगी और ऑक्सीलेशन इसे ही बोला जाता है। अब इसके बाद बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट। और हमें ये पता है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर लगा रखे हैं, करंट वो प्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मैग्नेट के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये पूरा एक टॉपिक ही आपको पढ़ाया जाएगा। टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा, व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नेट स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग थ्रू द कॉइल, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। और ये भी आपको बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट ही आपको पढ़ाया जाता है। कब, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, पूरा का पूरा कुछ इंडक्शन करके पढ़ाया जाता है, ध्यान रख लेना, याद कर लेना, कुछ आपको बताया जाता है पूरा का पूरा। कंसिडर द सिचुएशन वेयर मैग्नेट गोज इनसाइड द कॉइल, स्टेट टू चेंजेस। आपको पता है क्या हो रहा होगा, जब इनसाइड जा रहा होगा तो करंट बढ़ रहा होगा, है ना, बाहर जाएगा तो करंट घट रहा होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद, इज देयर एनी डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग इन एंड आउट। बिल्कुल हो रहा होगा, जब अंदर आ रहा होगा तो डायरेक्शन दूसरी होगी, अब जब बाहर जा रहा होगा तो डायरेक्शन दूसरी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा। क्लियर। तो ये कुछ पेपर था आपका, ठीक है, एक सेकेंड, ये कुछ इस तरीके से पेपर था आपका और पेपर में पूरी चीजें मैंने बता दी किस तरीके की चीजें थी। अब अगर मैं ओवरऑल आपको रिव्यू बताने की कोशिश करूं कि किस तरीके का पेपर था और किस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो ध्यान से देखना, जितने भी सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है, जो भी सैंपल पेपर दिया है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं बोलूं कि इजी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट के ही कैटेगरी में आपके रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो मैं बोलूंगा, वो पहली चीज क्या बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसमें गिवन है, जितने भी पॉइंट्स गिवन है, वो सारे बहुत ही केयरफुल्ली आप इसको रीड करिएगा। क्लियर। जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही केयरफुल्ली उनको रीड करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और यहीं से आपको लेवल पता चल गया होगा कि यही लेवल, देखो होता है ना कि 5, अगर आपको सैंपल पेपर में बोला गया है कि 5 लेवल का, तो ये +6 भी हो सकता, सॉरी, इसको मैं अगर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो +1 बराबर 6 भी हो सकता है और -1 बराबर 4 भी आ सकता है। तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये +1 -1 करके आप एवरेज लेके चल सकते हैं कि इसी के बीच में आपसे पूछा जा रहा होगा। इसके बाद दूसरी चीज क्या कर सकते हैं आप, कोई हेल्प बुक अगर आपके पास हो, हेल्प बुक कोई भी हो सकती है, वो कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये किस काम आएगी, ये आप कॉन्सेप्ट को समझने के, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के काम आ सकती है, ठीक है। किसकी, एनसीईआरटी की ही, जो कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आ रही हो। बाकी इस चैनल पे आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसकी तैयारी, तो आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी आप ध्यान से फॉलो कर सकते हैं और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आज जिन बच्चों ने एनटीएससी की तैयारी करी होगी, एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं कि नहीं छूट रहा होगा आपसे। सारी की सारी क्वेश्चन हमने अपने क्लासरूम में करे हुए हैं। इसके बाद क्या, जो लास्ट चीज है वो क्या, पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करिएगा। जितने भी आपके पीवाईक्यूज आए, बचपन से आज तक आप सब्जेक्टिव ही देते आ रहे हो, तो आदत है सब्जेक्टिव की, बस लिखने का तरीका आप जरूर अपना थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए। मैंने एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखी है तो आई बटन पे आ रही होगी लिंक, वहां से जाके देख लो, ठीक है। कैसे लिखना है, कैसे टॉपर्स लिखते हैं, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बता रखी हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी फंडा क्या करना है आपको। और सबसे ज्यादा जो फोकस आपको ध्यान देना है वो आपकी कॉन्सेप्ट पे देना है, ठीक है, ना कि रट्टू तोता की तरह कोई भी चीज आप रटे जा रहे हो। जो भी चीजें पढ़ो उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख पाओगे और बहुत ही एक्यूरेट लिखने की चीजें कोशिश करो। एक सजेशन जाते जाते दे देना चाहूंगा कि सैंपल पेपर डाउनलोड करो, खुद से एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखने की कोशिश करो, ठीक है, तब तुम्हारी चीजें इंप्रूव होंगी, ठीक है।
आई होप अगर सजेशन अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाना, ठीक है, और कमेंट करके बताना भैया सॉल्यूशन चाहिए या फिर आप खुद सॉल्यूशन करके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करोगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बता दे रहा हूं, ठीक है। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं मेक श्योर कि आप ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, वो कौन सा ग्रुप ज्वाइन करें, रैंकर्स एनटीएससी। आप जस्ट जाके सर्च करिए रैंकर्स एनटीएससी, आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, उसमें ज्वाइन करो और वहां पे अपनी सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ भेज के और मुझे टैग कर देना @कुणाल सर, ठीक है, @कुणाल आप लिखोगे वहां पे मैं मिल जाऊंगा। तो मेक श्योर आप उसमें मुझे जरूर टैग करें। क्लियर? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।